हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के। हम पढ़ रहे थे साइकोन। क्या पढ़ रहे थे? साइकोन, जिनके दो पार्ट्स का हमने पहले अध्ययन कर लिया। आज का पार्ट है हमारा नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स। अब देखिए, स्क्लेरोब्लास्ट जो कोशिका है, आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी क्या है? स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका। इस स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका के साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? संघनित होकर के, ये कार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित है साइटोप्लाज्म में, वो क्या होता जाता है? संघनित होता जाता है। क्या होता जाता है? संघनित होता जाता है। और ये संघनित होकर के क्या बनाता है? एक टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स का क्या लेता है? निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पिकुल्स। तो ये टेट्राहेड्रॉन कंटिका का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। जिस पर जैसे जैसे इस टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स की लंबाई और मोटाई में बढ़ती होती है, वैसे वैसे स्क्लेरोब्लास्ट, ये यहाँ पे लिखा है स्क्लेरोब्लास्ट, ये जो कोशिकाएं होती है इस टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स के चारों ओर CaCO3 का स्त्रावण करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये CaCO3 के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके द्वारा स्त्रावित हो रही है स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। अब देखिए, जैसे जैसे ही इस टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स की लंबाई में वृद्धि होती है, वैसे वैसे स्क्लेरोब्लास्ट जो कोशिका है वो दो भागों में क्या हो जाती है? बंट जाती है। कितने भागों में? दो भागों, यानी दो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाती है? बंट जाती है। बाहर वाली कोशिका को बोलते हैं थीकर सेल। क्या बोलते हैं? बाहर वाली कोशिका को थीकर सेल कहा जाता है। आंतरिक कोशिका को फाउंडर सेल कहा जाता है। अब देखिए, थीकर सेल है वो क्या करती है? इस तंतु की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो संघनित होकर के क्या बना देता है? एक टेट्राहेड्रॉन। इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रॉन स्पिकुल्स का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। आगे अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन साइकोन। साइकोन में पोषण। न्यूट्रिशन इन साइकोन, साइकोन में क्या? पोषण। साइकोन में पोषण। अब देखिए, साइकोन में यदि पोषण की बात की जाए तो आप सभी जानते हो कि साइकोन के शरीर पे, ये साइकोन है, ये साइकोन है। साइकोन के शरीर पे क्या पाए जाते हैं? ओस्टिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ओस्टिया। आप सभी जानते हो कि साइकोन की जो भित्ति होती है वो क्या होती है? द्विस्तरीय। बाह्य स्तर को पिनेकोड्रम कहा जाता है, जबकि आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं? कोएनोड्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोएनोड्रम कहा जाता है। कोएनोड्रम किससे बना होता है? कोएनोसाइट कोशिकाओं से। इसके कोएनोसाइट कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, इस कोएनोसाइट जो कोशिका है वो अंदर की ओर उपस्थित है। तो सबसे पहले सुनिए कि इन साइकोन की बॉडी पे छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओस्टिया कहा जाता है। अब देखिए, इस कोएनोसाइट कोशिकाओं, जो कल हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो आपने देखा था घोड़े की चाबुक के समान संरचना निकली थी जिसको फ्लैजिलम बोला था। इन कोएनोसाइट कोशिकाओं के जो फ्लैजिला होते हैं वो निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, यानी स्पंदन करते रहते हैं। इन स्पंदन के दौरान जो जल धारा होती है, क्या होती है? जल धारा। ठीक है, जल धारा होती है, इन ओस्टिया के द्वारा साइकोन के शरीर में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ध्यान में रखना, जब जल धारा साइकोन के शरीर में इस ओस्टिया के द्वारा प्रवेश
करती है तो भोजन के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी ओस्टिया के द्वारा ओस्टिया के अंदर से प्रवेश करते हैं। यानी जलधारा में उपस्थित भोजन के छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ही ओस्टिया में प्रवेश करते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करते। ठीक है, इसी कारण इसको फिल्टर भी कहा जाता है। अब देखिए जैसे ही जो छोटे पार्टिकल्स ओस्टिया के द्वारा अंदर प्रवेश किए हैं उसको कौन ग्रहण कर लेती है, ये कोएनोसाइट कोशिकाएं ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अब इस कोएनोसाइट कोशिका जब इन भोजन के पार्टिकल्स को क्या करती है, ग्रहण करती है, तो उनके अंदर खाद्य धातु यानी फूड वैक्यूल्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण, खाद्य धातु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इस खाद्य धातु का जैसे ही निर्माण होगा, खाद्य धातु के अंदर क्या भरे रहते हैं, पाचक एंजाइम। क्या भरे रहते हैं, खाद्य धातु के अंदर पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, इस खाद्य धातु के अंदर जो भोजन उपस्थित है उनका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। ठीक है, इन पचित भोजन है इसको अमीबियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इसके द्वारा अमीबियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये अमीबियोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, इस पचित भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार साइकोन के अंदर न्यूट्रिशन यानी पोषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जो पहले आपको केनाल सिस्टम के अंदर पढ़ा दिया गया है, बट उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया भी किसके द्वारा संपन्न होती है, जल धारा के द्वारा संपन्न होती है। यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन इन ओस्टिया के द्वारा इनकी बॉडी में प्रवेश कर जाती है और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और जो श्वसन क्रिया के दौरान बनी हुई जो CO2 वगैरह है वो इस जल धारा के साथ, जब ये जल धारा इस ओस्कुलम से होते हुए बाहर निकलेगी तब ये अपचित भोजन और जितने भी एक्सक्रीटरी पदार्थ है CO2 इसकी बॉडी से कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकोन। रिप्रोडक्शन इन साइकोन की बात करेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिप्रोडक्शन इन साइकोन। साइकोन में क्या, जनन ठीक है। तो साइकोन में रिप्रोडक्शन की बात की जाए यानी जनन की बात की जाए तो इसमें जनन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, जनन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आप सभी जानते हो। अलैंगिक जनन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करें रिप्रोडक्शन इन साइकोन में जनन की, तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आप सभी जानते हो कि ऐसा जनन जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणुओं का संयोजन नहीं होता। ऐसा जनन जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणुओं का संयोजन नहीं होता क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए साइकोन में अलैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है रीजनरेशन,
रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन को आप क्या बोलते हो? पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुनरुद्ध भवन। और बी नंबर होता है, एक तो गया रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन, ठीक है, और सेकंड होता है बडिंग। अब देखिए रीजनरेशन क्या होता है, आप सभी जानते हो कि टूटे हुए जो ऑर्गन है उसका पुनः निर्माण होना, या जंतु के किसी कटे हुए पार्ट का वापस से निर्माण होना क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन कहलाता है। अब देखिए रीजनरेशन होता क्या है, यदि आप साइकोन को, ये मान लीजिए साइकोन है, ठीक है, इस साइकोन को आप कितने भी टुकड़ों में क्यों ना कट कर दो, ठीक है, साइकोन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दोगे तो अलग होने वाला प्रत्येक टुकड़ा, ठीक है, अलग होने वाला प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेशन की क्रिया के द्वारा नए साइकोन का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। नए साइकोन का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार इसमें रीजनरेशन की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकंड है अपना बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग सुनिए, बडिंग होता क्या है? ये मान लीजिए साइकोन है, आप सभी जानते हो कि साइकोन की बॉडी में आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं क्या करती है? इसके शरीर के किसी आधार भाग पर एक प्रकार से एकत्रित होना प्रारंभ कर देती है। अब धीरे धीरे इसके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? इसके आकार में वृद्धि होगी, ठीक है, इस बड के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जैसे जैसे वृद्धि होगी ये अपने स्वतंत्र शरीर पर एक बड़े से छिद्र का क्या कर लेती है? इस प्रकार से निर्माण कर लेती है। और इसी के साथ जनक साइकोन के शरीर से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, और अलग होकर के स्वतंत्र जीवन जीते हुए एक नए साइकोन का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। तो ध्यान में रखना, इसमें बडिंग की क्रिया पाई जाती है, किसके कारण संपन्न होती है? आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट कोशिकाएं जब इसकी बॉडी पर इकट्ठी होकर क्या बनाएगी? एक छोटी सी बड का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? छोटी सी बड का निर्माण करती है। धीरे धीरे इसकी आकार में वृद्धि होती है और ये अपने स्वतंत्र शरीर पर बड़े छिद्र का निर्माण करती है, जिसको ओस्टुलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जिसको ओस्टुलम बोला जाता है। और अंत में ये बड होता है वो जनक साइकोन के शरीर से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन जीते हुए नए साइकोन का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो पहला था अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ लिया। सेकंड है साइकोन के अंदर पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आप सभी जानते हो कि ऐसा जनन जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? संलयन होता है, और जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। बट ध्यान में रखना कि साइकोन के अंदर जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उसका निर्माण एक ही साइकोन के अंदर होता है। ध्यान में रखना, फिर से बोल रही हूँ कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है वो एक ही साइकोन के अंदर होता है। बट साइकोन के अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता पाई जाती है, ठीक है। स्त्री पूर्वता क्या होती है कि इस साइकोन के अंदर शुक्राणुओं की तुलना में अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं? पहले परिपक्व होते हैं। ध्यान में रखना कि साइकोन के अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है। स्त्री पूर्वता होती क्या है कि साइकोन के अंदर जो अंडाणु होते हैं वो शुक्राणु की तुलना में क्या होते हैं? पहले परिपक्व होते हैं यानी मैच्योर होते हैं। अब देखिए जो साइकोन के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है वो मेसेंकाइम के अंदर होता है। किसके अंदर?
मेजनकाइम, मेजनकाइम के अंदर होता है। और इस शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण मेजनकाइम में तो होता है, बट इसका निर्माण आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आर्कियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। यानी आर्कियोसाइट कोशिकाओं में जब अंडजनन की क्रिया होगी तो क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे, ठीक है। और जब शुक्रजनन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा, ठीक है। आर्कियोसाइट कोशिकाओं में अंडजनन की क्रिया होगी तो क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। और जब शुक्रजनन की क्रिया होती है तो क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। अब देखिए, जो साइगोट होता है वो अपने शुक्राणु को, इसमें ये भी बात ध्यान में रखना, इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण एक ही साइगोट के अंदर होता है, बट इसमें परनिषेचन पाया जाता है। कौन सा निषेचन? परनिषेचन पाया जाता है, ठीक है। परनिषेचन पाया जाता है, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है कि जो साइगोट होता है अपने शुक्राणुओं को जल के अंदर क्या कर देता है? त्याग देता है, ठीक है। जल के अंदर क्या कर देता है? ये त्याग देता है, ठीक है। अब जैसे ही अपने शुक्राणुओं को जल के अंदर ये त्यागेगा, वैसे ही ये जो अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली कोएनोसाइट कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? कोएनोसाइट कोशिकाएं हैं। इन स्पंग यानी शुक्राणुओं को क्या कर लेती है? ये ग्रहण कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है? ये कोएनोसाइट कोशिकाएं इन स्पंग को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। ग्रहण करने के पश्चात ये जो कोएनोसाइट कोशिकाएं होती है अपनी ये जो फ्लैजिला, ठीक है, इस फ्लैजिला और कॉलर को गिराकर ये अमीबोइड हो जाती है। क्या हो जाती है? अमीबोइड हो जाती है, ठीक है। इनको कैरियर सेल यानी वाहक कोशिका भी कहा जाता है। जैसे ही अपने फ्लैजिला और कॉलर को गिराकर अमीबोइड होगी तो इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? कैरियर सेल या वाहक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब ये वाहक कोशिका होती है, ये अंडाणु के अंदर इस प्रकार से फोल्ड बनाना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार से अंडाणु के अंदर इस प्रकार से फोल्ड बनाना क्या कर देती है? ये प्रारंभ कर देती है, ठीक है। इसी फोल्ड के द्वारा जो स्पर्म होता है, इसी फोल्ड के द्वारा जो स्पर्म होता है वो इस अंडाणु के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। और जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा तो शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा? संयोजन होगा और क्या बनेगी? जाइगोट बनेगी। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ तक का जो चरण था वो फर्टिलाइजेशन का था। आगे बढ़ेंगे इसका डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान क्या बना है? जाइगोट। इस जाइगोट में पहला क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है? वर्टिकल होता है। जब जाइगोट में पहला क्लीवेज वर्टिकल होता है तो दो कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार बनी हुई दोनों कोशिकाओं में जब अगला विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4। जब 4 में आगे डिवीजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? 8। 8 कोशिकाओं में जब आगे डिवीजन होगा तो क्या बनेगी? 16 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। इन 16 कोशिकाओं में से 8 कोशिकाएं होती है वो छोटी होती है, ठीक है। 8 कोशिकाएं क्या होती है? छोटी होती है। इन कोशिकाओं को माइक्रोमियर कहा जाता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? माइक्रोमियर कहा जाता है। जबकि बाहर की ओर उपस्थित 8 जो कोशिकाएं होती है वो बड़े आकार की होती है। ये क्या होती है? बड़े आकार की होती है, जिन्हें मैक्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोमियर और मैक्रोमियर के मध्य, ठीक है, मैक्रोमियर और माइक्रोमियर के मध्य ब्लास्टोसिस्ट पाई जाती है। बट उससे पहले देखिए कि ऊपर की ओर उपस्थित जो छोटी कोशिकाएं है उसको माइक्रोमियर और नीचे की ओर उपस्थित जो बड़ी कोशिकाएं हैं उसको मैक्रोमियर कहा जाता है। माइक्रोमियर क्या होते हैं? तीव्र से विभाजित होते हैं और अपने समांतर सिरों पर फ्लैजिला का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ये माइक्रोमियर्स थी।
ये विभाजित होकर अपने स्वतंत्र सिरों पर क्या कर लेगी, इस प्रकार से फ्लैजिला का निर्माण कर लेती है। अब देखिए मैक्रोमियर और माइक्रोमियर के बीच में क्या पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा को ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस गुहा को, ब्लास्टोसील कहा जाता है, ब्लास्टोसील कहा जाता है। इस गुहा को अपन ब्लास्टोसील बोलेंगे। और ये ब्लास्टोसील होती है वो क्या करती है कि एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, ठीक है, जिसको माउथ कहा जाता है। और ये भी ध्यान में रखना, जब 16 कोशिकाएं विभाजित, जो 16 कोशिकाएं हैं उनमें से ऊपर की 8 कोशिकाएं माइक्रोमियर, नीचे की जो 8 है वो बड़ी है, उसको मैक्रोमियर बोला है, ठीक है। इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको स्ट्रोमोब्लास्टुला बोलते हैं। अब स्ट्रोमोब्लास्टुला की जो माइक्रोमियर है वो तीव्र गति से विभाजित होती है अपने स्वतंत्र सिरे पर। इस प्रकार से फ्लैजिला का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। बट ये माइक्रोमियर और मैक्रोमियर के बीच में इस प्रकार क्या पाई जाती है, ब्लास्टोसील पाई जाती है, ठीक है। ये ब्लास्टोसील एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसको माउथ कहा जाता है। ये संरचना किसकी है, एम्फीब्लास्टुला, माउथ कहा जाता है। अब एम्फीब्लास्टुला क्या करता है, अपने माउथ के द्वारा, एम्फीब्लास्टुला क्या करता है अपने माउथ के द्वारा अपने आंतरिक सिरे को, जैसे ये इसका आंतरिक सिरा हो गया, ठीक है, ये अंदर की ओर दबा हुआ, आंतरिक सिरे को ये क्या कर देता है माउथ के द्वारा बाहर की ओर इस प्रकार उल्ट देता है, ठीक है। बाहर की ओर जब उल्टेगा तो माइक्रोमियर जो ऊपर थे वो क्या आ जाते हैं नीचे की ओर, मैक्रोमियर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे दिखा रखा ना फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर और ऊपर की ओर नॉन फ्लैजिलेटेड क्या है, मैक्रोमियर। अब देखिए इस प्रकार जो एम्फी, जो स्ट्रोमोब्लास्टुला है वो किसमें चेंज हो जाता है, आगे चल के एम्फीब्लास्टुला के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर चेंज हो जाता है, आगे चलकर ये एम्फीब्लास्टुला के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एम्फीब्लास्टुला था वो, सॉरी स्ट्रोमोब्लास्टुला था वो किसमें चेंज हो जाएगा आगे चल के, एम्फीब्लास्टुला के अंदर, एम्फीब्लास्टुला के अंदर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एम्फीब्लास्टुला क्या करता है कि कुछ समय तक जनक साइकोन के शरीर के अंदर रहता है और कुछ समय पश्चात क्या करता है, ये जनक साइकोन के शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जनक साइकोन के शरीर से क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। ये संरचना है एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। अब एम्फीब्लास्टुला कुछ समय तक जनक साइकोन के शरीर में रहेगा, उसके पश्चात क्या कर जाता है, ये जनक साइकोन के शरीर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के पश्चात ये कुछ टाइम तक जल में रहेगा, उसके पश्चात क्या कर देता है, ये किसी एक स्थान पे चिपक जाता है, यानी चिपक जाता है और स्थिर हो जाता है। इसी दौरान इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है, ठीक है। और गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के द्वारा जो गैस्ट्रुला होता है वो एक कोरक रंध्र के द्वारा किसी आधार सतह से चिपक जाता है। चिपकने के जैसे ही चिपकता है वैसे ही मैक्रोमियर होती है। इसके अंदर जो यहाँ पे दिखा रखी है मैक्रोमियर, ठीक है, सॉरी ये नॉन फ्लैजिलेटेड, ये मैक्रोमियर है। माइक्रोमियर, ये है मैक्रोमियर। तो ध्यान में रखना कि इस प्रकार जो ये कोरक रंध्र के द्वारा जैसे किसी आधार सतह से चिपकेगा वैसे ही ये मैक्रोमियर तीव्र गति से विभाजित होंगे और इन माइक्रोमियर को चारों ओर से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ इनके स्वतंत्र सिरे पर क्या होता है, इस प्रकार से इनके स्वतंत्र सिरे पर एक बड़े छिद्र का निर्माण होता है जिसको ओस्क्यूलम कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये छिद्र का निर्माण होता है, इसको ओस्क्यूलम बोला जाता है, ओस्क्यूलम
बोला जाता है। ठीक है, स्वतंत्र शरीर में जो छिद्र बन गया उसको ओस्कुलम कहा जाता है। ओस्कुलम बनने के पश्चात जो नॉन फ्लैजिलेटेड एक्टोड्रम होती है, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड एक्टोड्रम होती है, उसके द्वारा इनकी पिनेकोड्रम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पिनेकोड्रम का निर्माण होता है। जबकि फ्लैजिलेटेड जो एक्टोड्रम होती है उसके द्वारा इनकी कोएनोड्रम का निर्माण होता है। किसका? कोएनोड्रम का निर्माण होता है। इस प्रकार पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम के बीच में जिलेटिनी मैट्रिक्स मेसेंकाइम का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक स्वतंत्र साइकोन की क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकोन। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।